नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इस मंडी निरीक्षक का जो एग्ज़ाम है उसमें जो जीएस का पार्ट है उससे टोटल 35 क्वेश्चन आने हैं। 35 क्वेश्चन मतलब 35 नंबर का, तो ये जो है बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो इसके लिए हम सीजी व्यापम के द्वारा लिए गए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है आ सकते हैं, इन सबको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मशरूम एक है ए फूलदार पौधा, बी फफूंद, सी पौधा जिसमें हरे रंग के सूक्ष्म धागे हो और डी कवक। तो इसका आंसर होगा बी फफूंद। मशरूम जो है एक फफूंद है जो मुख्यतः जो होता है बरसात के दिन में हमें दिखाई देता है। चलिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है उचित संबंध जोड़िए। ए लक्षद्वीप, बी पोर्ट ब्लेयर, सी बंगाल की खाड़ी, डी बर्तांग द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब ए का फोर्थ, लक्षद्वीप मूंगा प्रवाल। पोर्ट ब्लेयर आप सभी ने सुना होगा, अंडमान एंड निकोबार जेल की कोठरी। उसके बाद आता है सी का फर्स्ट, बंगाल की खाड़ी, गंगा सागर। और डी में आएगा आपका सेकंड, अच्युताम निश्चुस्ताम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अपना निम्न में से किस वर्ष भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। ए 1954, बी 1955, सी 1956 और डी 1957। तो इसका आपका सही आंसर है ए 1954। 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी का लेखक निम्नलिखित में से कौन था। ए खफी खां, बी मुमताब खां, सी शाइस्ता खां, डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी मुमताब खां। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो आपका इंडियन हिस्ट्री में मिडिवल जो हिस्ट्री है उसका ये क्वेश्चन है। अगर हम बात करें मिडिवल हिस्ट्री से तो इससे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो रचनाओं से आते हैं और रचना वाला जो पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी इसको करके जरूर जाइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य और डी है अनंत। तो फोकस दूरी अपन जानते हैं क्षमता P = 1/P=1/f। अब इसी को फार्मूला जो है इसको अगर अपन चेंज करें तो F = क्या हो जाएगा, F = 1/P। और हम सब जानते हैं कि समतल दर्पण की क्षमता जो होती है शून्य होती है, मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/0 और 1/0 मतलब इन्फिनिट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समतल दर्पण की फोकस दूरी है अनंत। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2018-19 की केंद्रीय बजट के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये करेंट का क्वेश्चन है तो इसके बारे में अपन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। इसका आंसर आएगा बी, 60 लाख नए ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे। अभी के लिए जो करंट क्वेश्चन आएंगे तो जो अभी करंट में चल रहा है उनका एक बार एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा। करंट अफेयर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ग्रामीण अधोसंरचना में शामिल नहीं है। ए ग्रामीण सड़कें, बी विद्युतीकरण, सी नए आवासों का निर्माण और डी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नए आवासों का निर्माण। नए आवासों का निर्माण। फिर चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93 कि वर्ष 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय अग्रिम रूप से अनुमानित की गई है। तो इसमें ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसमें आय जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रचलित दर पर प्रचलित और एक होता है स्थिर प्रचलित भाव और दूसरा है आपका स्थिर भाव। अब दोनों में अंतर क्या होता है।
प्रचलित भाव मतलब वर्तमान में जो चल रहे हैं, ये प्रचलित भाव होता है। स्थिर भाव में किसी एक ईयर को बेस ईयर मान लिया जाता है, उसके आधार पर निकाला जाता है। जैसे कि वर्तमान में जो स्थिर भाव का जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, वो है आपका 2011-12। 2011-12 क्या है, बेस ईयर है, इसके आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। और एक चीज़ और याद रखने वाली बात यह है कि प्रचलित भाव में जो भी वैल्यू आएगी किसी भी डाटा की, चाहे वो वृद्धि दर हो, किसी की आय हो, वो हमेशा स्थिर भाव से अधिक होगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है 93 नंबर का, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 92,035। ये जो है आंसर है। वर्तमान में जो है आंकड़े चेंज हो गए, आप देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 94, वर्ष 2017-18 के तीसरे त्रैमासिक के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई है? ए 5.7, बी 6.3, सी 7.2 और डी है 6.5। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 7.2। 7.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है। अब देखो अक्षांश क्या है, अब देशांतर क्या है। अक्षांश और देशांतर जो रेखा है एक मानक रेखा है। इसको हमने केवल और केवल कल्पना की है, वास्तविकता में ये है नहीं, इसको हमने कल्पना की है। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, अपन मान लेते कि ये पृथ्वी है, तो ये जो इस प्रकार की रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, और ये जो इस प्रकार की रेखा है, ये आपकी देशांतर रेखा है। तो इसी को क्वेश्चन में पूछा गया है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 और 360। 180 और 360 अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की संख्या है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, अभी तक विकसित नहीं हुआ है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। पहले इसका रंग अपन चेंज कर लेते हैं, ये तो ठीक है, ये रेड ठीक रहेगा, डन। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसके बाद अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, इसमें से क्या सुमेलित है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी का ये क्वेश्चन। सबसे पहले अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे एक एक चीज कि क्या सही है क्या गलत है। संसद संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है। दूसरा, संसद एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है। सी, संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है। डी, संसद किसी राज्य की सीमा घटा सकती है। और ई, संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तित कर सकती है। ठीक, तो इसमें सुमेलित क्या है ऐसा करके पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2 सेकंड, 10, ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब सी, डी और ई, ये तीनों सही है। सी मतलब कि संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, घटा सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और इसके पहले जो अदर ऑप्शन है, इसके पहले जो अन्य ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें कि संसद संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है, संसद एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है, तो इसके लिए कुछ अदर मतलब क्राइटेरिया है कि अगर संसद को एक नए राज्य की स्थापना करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। इसलिए जो ए, बी, ए ऑप्शन जो है इनको क्या है, गलत लिया गया है। चलिए फिर आगे अपन बढ़ते हैं कि भारत में गन्ने की कृषि उदाहरण प्रस्तुत करती है। मतलब जो हमारे गन्ने की कृषि है वो किस प्रकार की कृषि है? ए, रोपण, बी, परिवर्तित, सी, सिंचित और डी है मशीनीकृत। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि। गन्ना जो है मुख्यतः रोपण पद्धति से लगाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा रोपण पद्धति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है
मीथेन नहीं बनाया जा सकता। मीथेन नहीं बनाया जा सकता। इसका पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण से, बी है Al2CA3 पर जल की क्रिया से, कोलबेक का वैद्युत अपघटन विधि से, मिथाइल अल्कोहल के अवशोषण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलबेक का वैद्युत अपघटन विधि से। इससे जो है आपका मीथेन जो है नहीं बनाया जाता। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन नंबर 100 कि युग्म जिसका अपवर्तनांक निम्नतम तथा उच्चतम है। ऐसा कौन सा युग्म है जिसका अपवर्तनांक जो है न्यूनतम और उच्चतम है? वायु कांच, जल कांच, निर्वात और हीरा, जल और हीरा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात और हीरा। निर्वात और हीरा, इसका अपवर्तनांक जो है न्यूनतम और उच्चतम है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा एक नियंत्रक मंडल जो है गठित किया गया था? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि भारत का संवैधानिक विकास, जिसके तहत हमने देखा है कि 1784 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, उसके तहत कंपनी पर सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए कानून द्वारा एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 स्क्रीन पर क्लियर आ जाए। हाँ, चलो। नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है मूल पदार्थ, विखंडकारी पदार्थ, मंदक, नियंत्रक, शीतलक। तो चलिए इसका अपन ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब ए का थर्ड। मूल पदार्थ यूरेनियम 238। हम सभी जानते हैं कि जब नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है तो इसमें अपन क्या करते हैं, यूरेनियम 238 का यूज करते हैं। उसके बाद है बी का 5 विखंडनकारी पदार्थ। उसके बाद सी ऑप्शन है फर्स्ट, सी का फर्स्ट, मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ें यूज की जाती है। उसके बाद डी का है सेकेंड, नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़ें। और उसके बाद ई का है फोर्थ मतलब शीतलक। शीतलक के लिए हम जल का यूज करते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। यदि एक विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा है, मतलब ये कि लोकसभा से पारित हो गया है, ठीक, अब ये कहाँ गया है, राज्यसभा गया है। तो इसी को बता रहा है कि लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा में भेजा जाए और इस बीच लोकसभा का सत्रावसान हो जाए तो क्या होगा? ए विधेयक व्यवगत नहीं होगा, बी राज्यसभा विधेयक पर विचार कर सकती है, सी लोकसभा उस पर पुनः विचार करेगी, और डी यह विधेयक जो है व्यवगत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। मतलब विधेयक जो है व्यवगत समाप्त नहीं होगा और राज्यसभा विधेयक पर विचार कर सकती है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो जिस समय का क्वेश्चन पेपर है उस समय जो है आपका 12वां 13वां 14 हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी, उसके बाद पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है? ऑल्दो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में इसका लिखा गया है, लेकिन इसका सामान्य आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय जाने का अधिकार। तो इसका आंसर यही होगा कि अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मध्य कौन एक मानव शरीर के सुरक्षा गार्ड है? कौन जो है मानव शरीर का सुरक्षा गार्ड है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स
और प्लाज्मा। तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं कि शरीर में जो बाह्य आक्रमणकारी जो भी तत्व है, मतलब बाह्य आक्रमणकारी कोई बैक्टीरिया किसी का संक्रमण हो रहा है, उससे क्या करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। फिर इसके पश्चात हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये है, गैसीय क्रियाओं के लिए दाब के कम करने से क्रिया की दर में वृद्धि होती है। बी, अभिकारकों के सांद्रता वृद्धि से क्रिया की दर में वृद्धि होती है। सी, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में वृद्धि की क्रिया से दर में दोगुनी वृद्धि होती है। और डी, अभिकारकों के पृष्ठ के क्षेत्रफल घटने से क्रिया की दर में वृद्धि होती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, एक है ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। चलिए इधर आगे हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और डी, ए और डी। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 कि भारतीय मानक देशांतर है ABCD। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हो सकता है आपको याद होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि 108 डिग्री 30 मिनट। ये जो है भारतीय मानक देशांतर है, 82.5 भी इसको बोला जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1945 से 1947 तक तेमागा, ये तेमागा नहीं तेभागा है, तेभागा आंदोलन चला। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है मध्य प्रांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। ये जो है बहुत ही लंबे समय तक चला था। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 ये है कि राष्ट्रपति के संबोधन के विषय में निम्नलिखित में से सही क्या है। वह संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। वह प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करता है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करता है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह लोकसभा के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करता है। फिर इसके बाद इसके ऑप्शन अपन देख लेते हैं कि ABCD। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ABC। मतलब जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत होगा। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह लोकसभा के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगा। चलिए फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 कि वर्ष के वो दिन जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो इसको हम सब ने देखा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये जो होते हैं 2 दिन होते हैं जिसमें दिन और रात जो दोनों होते हैं बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के आधारभूत ढांचे में इसमें से क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए पंथ निरपेक्ष स्वरूप। देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आधारभूत ढांचा क्या है। आधारभूत ढांचा वो है ढांचा है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता और ये संविधान में मौजूद है। यही जो है आधारभूत ढांचा कहलाता है। तो इसमें पहला है पंथ निरपेक्ष स्वरूप, ये है शामिल। गणतंत्री स्वरूप ये भी शामिल है। तीसरा है संघीय स्वरूप, ये भी शामिल है। और चौथा है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लेख जारी करना, ये भी शामिल है। मतलब क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ABCD सभी जो है इसमें शामिल है। चलिए फिर अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, ये पॉलिटिक्स है ये भी क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि संसद से पारित होने पर किस पदच्युति प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है। मतलब संसद से पारित तो हो गया लेकिन उसको पद से अगर हटाना है तो जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा वो पद से नहीं हटेगा। इसमें पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति,
बी लोकसभा का स्पीकर, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और ये है आपका सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डी और ई, ये तीनों सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बाकी के लिए जो है राष्ट्रपति की मतलब पदच्युति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जो है आवश्यक नहीं है। चलिए फिर अगला अपन देखते हैं कि मानचित्र का 2 सेंटीमीटर धरातल के 500 मीटर को दर्शाता है, प्रदर्शक भिन्न होगा। ए 1:2 25,000, 1:50,000, उसके बाद सी है 1:2500, उसके बाद आपका डी 1:5000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1:25,000 जो है इसका आपका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब वही जिसको हम IST बोलते हैं। ग्रीनविच देशांतर पर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर और 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका यही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर आपका जो IST लाइन है वो जो है स्थित है। चलिए फिर आगे हम फिर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। EV रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया था। नाम इंपॉर्टेंट है, EV रामास्वामी नायकर। ऑप्शन है सत्यशोधक आंदोलन, नहीं है। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, नहीं है। द्रविड़ पलानी आंदोलन, नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन जो है EV रामास्वामी के द्वारा दक्षिण भारत में चलाया गया था। उसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य मंत्रिमंडल में जनजाति कल्याण मंत्री का पद होना आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं जो जनजाति बहुलता वाले आपकी स्टेट है, जनजाति बहुलता वाले स्टेट है, उन सब स्टेट से रिलेटेड है। और स्पेशली जनजाति से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब में नहीं जनजाति बोलता, तो ऑप्शन ए जिसमें है, ऑप्शन ए जो है जिसमें है उसको सीधे काट दो। ए में है ऑप्शन, ए कट गया, सी वाला भी कट गया। और उसके बाद हरियाणा, हरियाणा का भी हम जानते हैं कि हरियाणा भी जनजाति बाहुल्य नहीं है, तो ये भी नहीं रहेगा। मतलब जिसमें ऑप्शन बी है वो भी काट दो। तो ये तो ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, सी डी और एफ। सी मतलब उड़ीसा, डी से मध्य प्रदेश और एफ से बिहार। ये जो है आपका आंसर होगा। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की। गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और डी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर यही आएगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। 21, 22, 23 और 24। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 120 कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व में था। मौर्य काल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अगर एंशिएंट हिस्ट्री का अगर बात करें तो एक क्वेश्चन चांसेस है बन सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। इस प्रकार से हमारा जो है जो ये पहला सेट है कि प्रीवियस ईयर जो व्यापम के GS का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। आगे ही